नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 36 मिनट के संबोधन में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया और ख़ासतौर पर उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद के चुंगल से आज़ाद हुआ है जम्मू कश्मीर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मैं जो बता रहा हूँ 36 मिनट के संबोधन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट कही हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार थी 370। 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, उसमें 378 में संशोधन हुआ, 370 में संशोधन हुआ और 35 को रिपील किया गया। अब नहीं तो बंदूक की खबर आती है, ना अपहरण की, ना अगवा की खबरें आती हैं, अब विकास की खबरें आती हैं, अच्छी खबरें आती हैं, पॉजिटिव न्यूज आती हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधूरे सपनों को तुरंत पूरा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने, यानी अपने 10 साल के टेन्योर में, उन्होंने कहा कि हमने विकास के साथ साथ शिक्षा को तवज्जो दी है, स्वास्थ्य को तवज्जो दी है, यहाँ पर रोड नेटवर्क बना है, रेलवे परियोजनाओं को बड़ी बड़ी आयाम तक पहुँचाया गया और साथ साथ 2 एम्स, IIM, IIT का हवाला दिया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो दिसंबर 2013 को मौलाना आज़ाद स्टेडियम से ही ललकार रैली निकाली गई थी, उसमें जो वादे पूरे किए गए थे उनको पूरा किया गया है। और ख़ास तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर पूर्व सैनिकों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरे जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं, सहाफ़ी भी हैं। उन दोनों का स्वागत है। शुरुआत मैं जगदीप जी से करूंगा। जगदीप जी, आपको कैसा लगा है आज के संबोधन में? जो मैंने आपने सुना भी होगा, जो मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स बताए। हालांकि उन्होंने सारा जिक्र किया था कि वाल्मीकि समाज को ये न्याय नहीं दिलवा पाए थे, ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को न्याय नहीं दिलवा पाए थे, गुरखा बिरादरी को ये न्याय नहीं दिलवा पाए थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो बहनों की शादी बाहर, बच्चों की शादी बाहर हो जाती थी, उनके राइट्स भी उनको नहीं मिल पाते थे। इन सब का उन्होंने जिक्र किया और सिलसिलेवार 36 मिनट के संबोधन। विनोद जी, आभार, शुक्रिया। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आमद से एक बहुत बड़े स्तर की अपेक्षाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को थी, खासतौर से जम्मू के लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री की आमद पर एक मन में कहीं ना कहीं खामख्याली थी कि वो तमाम मुद्दे जिन पर निरंतर जम्मू एकजुट होकर अपना विरोध जताता रहा है, उन पर माननीय प्रधानमंत्री बात करेंगे। अभी आपने भूमिका में बताया कि अपने 36 मिनट के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रदेश को स्टेटहुड देने की बात को लेकर कुछ नहीं कहा। वो 1.5 लाख से ज्यादा अस्थाई अनुबंधित कर्मचारी, जिनको ये संख्या बढ़ाते जाते हैं, ये 60,000 है संख्या। कुल अगर आप सारे महकमों को मिला लेंगे तो 1,51,000 संख्या बैठती है, विनोद जी। और विपक्ष में होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम SRTC से लेके PDD, PHE और उसके साथ साथ वो तमाम महकमे जिनके अस्थायी कर्मचारी विरोध पर, उनकी बात करें या नहीं हो। उन तमाम अस्थायी कर्मचारियों की आशाओं पर सिरे से पानी फिर गया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से एक शब्द नहीं निकला। और उन्होंने उचारा क्या? उन्होंने बात की अनुच्छेद 370 की टूटन की, जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन भारत को, साथ जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बताता हो, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन जो समुचित मुद्दे थे उन पर कोई बात नहीं हुई। और माफ कीजिएगा, ये विनोद जी, रैली जो है, चूंकि प्रधानमंत्री जी की रैली थी, सरकारी कार्यक्रम था, तो जैसा कि अपेक्षित था सरकारी कर्मचारियों को तो वहां पे होना ही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी रैली भी बता रही है। लेकिन मैं बता दूं, ललकार रैली में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है मुझे ये बात कहने में, कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा जन सैलाब ललकार रैली में उमड़ा था। लेकिन आज लोगों की, और उसमें खास तौर से बहुतायत में सरकारी मुलाजिमों की हाजिरी ने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आमद को लेकर जम्मू कश्मीर कितने उत्साह के साथ
इसमें शामिल हुआ। इस अभी पर कुछ कहने की खास जरूरत अभी है। हम अभिजीत जी से जान लेते हैं। डॉक्टर अभिजीत जी, आप हमें ये बताइए कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं कि डेली वेजर, संख्या बढ़ा के बता रहे हैं, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड वर्कर्स, ऊपर कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं कही। विधानसभा के चुनाव, हालांकि वो इनका प्रोरोगेटिव नहीं है, विधानसभा के चुनाव करवाने का प्रोरोगेटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अलबत्ता ये जरूर है कि जो उन्होंने आरोप लगाए उस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी? लाउड स्पीकर ऑफ करने को बोलिएगा और आवाज़ छूटती रहेगी। जी देखिए, मैं वो जगदीप जी का शेर सुन रहा था, कुछ छन्नी, कुछ दर्द वर्द, कुछ मेरे को खैर इतना समझ नहीं आया। वो क्या हुआ ना कि एक बार एक ना मरीज डॉक्टर के पास गया, उसको कहता डॉक्टर साहब मैं जहां पर उंगली लगाता हूं बस वहां पर मेरे दर्द है, जहां जहां उंगली लगा रहा हूं वहां मेरे दर्द है। डॉक्टर ने उसको पकड़ा और उसकी उंगली दे दी, कहता बेटा तेरी उंगली फ्रैक्चर है, तो तभी तेरे को दर्द तो है, तो उंगली ठीक है, तेरा बदन ठीक है। तो बात यह है कि वो जो उंगली कांग्रेस की फ्रैक्चर थी ना, वो बताती थी कि पूरे देश में दर्द है। बेसिकली वो फ्रैक्चर ना मोदी जी ने ठीक कर दिया। अब वो फ्रैक्चर जब ठीक हो गया तो पूरा देश भला चंगा हो गया। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आपको पिछली रैली के साथ अगर आप इस रैली का कंपैरिजन करें तो इतनी भीड़ उमड़ी थी कि इतने अंदर नहीं थे जितने बाहर थे, जो अंदर ही नहीं पहुंच पाए पंडाल तक। इतनी ज्यादा दुनिया उमड़ी थी। और आज आप मौसम का हाल देखिएगा, इतनी बारिश के अंदर भी, इतनी ठंड के अंदर भी लोगों का जो यहाँ पर हर्षोल्लास था, जो उमड़कर लोग आज आए थे मोदी जी के दर्शन करने के लिए, वो अपने आप में बताता था कि मोदी जी पूरे दुनिया विश्व के तो लोकप्रिय हैं, हिंदुस्तान के भी लोकप्रिय हैं, पर जम्मू के भी बहुत लोकप्रिय हैं। और मंदिरों के शहर में जब मोदी जी आए तो सभी लोगों ने अपनी दोनों बाजुएं खोलकर उनका इस्तकबाल किया। और उनको देखने के लिए हर इंसान यहां पर उमड़ा हुआ था। क्यों? एक ऐसे इंसान का आना क्यों जरूरी था इस जम्मू की? लेकिन इनका ये कहना है कि जहां पर सिर्फ सरकारी मुलाजिम थे, चुनिंदा से लोग थे। जगदीप जी का ये कहना है कि ये स्वाभाविक सी बात है कि ये सरकारी कार्यक्रम था, इसमें सरकारी ही लोग थे। देखिए, मैं वो नहीं कहूंगा कि सरकारी लोग नहीं थे, लेकिन जो जन सैलाब की मैं बात कर रहा हूं, उनके अंदर जो जन सैलाब की थी वो लोगों के सामने। अब ये क्या करें, इनका अभी थोड़े ही पिछले दिनों ही इनके राहुल गांधी जी अमेठी पहुंचे थे। आपने देखा था वहां पर पीछे की कुर्सियां देखी थी आपने? सिर्फ आगे के 4 लोग बेचारे थे, बाकी पूरी कुर्सियां खाली थी। अब ये फर्क है राहुल गांधी जी में और मोदी जी में कि आज कुर्सी कोई नहीं बची, स्टेडियम की कोई सीट नहीं बची। स्टेडियम तो छोड़े, ना फ्लाईओवर बचा, ना पुल बचा। ये है मोदी जी। खैर, वो आपकी फ्रैक्चर वाली उंगली जो अगर ठीक होगी हो तो फिर मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि एक चीज को समझ लिए, इन सब चीजों से, इन प्रोपोगंडो से आप कुछ नहीं कर सकते। 2014 से आप लोग कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से मोदी की छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन जितना आप धूमिल करते हो उतने वो सूर्य की तरह उज्जवल होकर और निकलते हैं। जितना कीचड़ फेंकते हो उतने कमल खिलते हैं। और देखिए, विडंबना देखिए इस बार कि आपके उस कीचड़ उछालने के फलस्वरूप 370 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और 400 का आंकड़ा एनडीए पार करने वाली है। शेरो शायरी से आपने शुरुआत की थी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम चाहो ना चाहो जनता चाहती है। यूं ही नहीं कोई 400 पार की बात करता है। आपका क्या, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, अब आने वाले समय पे आपकी रिपोर्ट कार्ड पे मुझे आर्यभट्ट का 0 दिखता है। जी जगदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बात कर रहे हैं आज डेली वेजेस, नीड बेस्ड वर्कर्स की और सारी बाकी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन ये 2014 के बाद एक भी डेली वेजर नहीं लगा है। ये मानते हैं कि देन आपकी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है? विनोद जी, मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। मेरे भाई अभिजीत जी जो हैं, ये प्रवक्ता होने के साथ साथ शायर बनने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो इनकी नजर है, पहली तो बात ये जिस तरीके से बात रखते हैं कि ये बदबख्त जुबां जब तोड़ती है तहजीब के ताले, तो सवाल तेरी तकरीर पर ना सही, तेरे लहजे पे तो होगा ही। और जनाब, मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, जितना चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात को घुमाकर तोड़ मरोड़ कर पेश करें। कहां नरेंद्र मोदी जी की आमद पर बात हो रही थी, कहां राहुल गांधी जी पर ले गए। अब राहुल जी पर ले गए हैं तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब हम ललकार रैली का जिक्र करते हैं तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। बिल्कुल। तो क्या कभी किसी ने इनको रोका? कहीं इनके चुनाव प्रचार में कहीं कोई दिक्कत आई? आप मुझे बताइए। असम से शुरुआत होती है, हेमंत बिस्व शर्मा हर मुमकिन कोशिश करता है भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को रोकने की। फिर मणिपुर पे बात आती है तो वहां मैदान में रैली करने की आज्ञा नहीं दी जाती। और आज उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि राहुल गांधी जी को खुले खेत में
अपना रात को जो है वो तंबू लगाकर वहां पे अपने साथियों के साथ रहना पड़ा। तो ये तो आलम है, विपक्ष के साथ कैसे पेश आती है भारतीय जनता पार्टी, ये दुनिया जानती है। और बात कीजिए मुद्दे की, मैं बार बार ये सवाल, आपने मुझे विनोद जी अपनी तरफ से एक सवाल पूछा, मैंने पहले भी आपको अनुरोध किया है कि कांग्रेस कभी भी यहाँ जो है वो बड़े जनाधार के साथ सत्ता में शुमार नहीं रही। जो अलग अलग घटक दल थे जिन्होंने यहाँ पर सत्ता संभाली, उनके साथ कांग्रेस का होना इस बात को तय करता है कि कांग्रेस कभी भी उस फाइनल मोड में नहीं थी, यहाँ पर ये बड़े निर्णय लिए जा सकते। अब आप ही की डिबेट में पिछली बार इनके प्रवक्ता ने बोला था, आपको याद होगा रजवाल साहब ने जब यहाँ पर वो बैठे थे पीएचई के प्रधान, तो उन्होंने बोला था आप उम्मीद रखिए माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ होगा। अब क्या जवाब देंगे ये इस पर? मुद्दे की किसी बात पर ये बात करते नहीं। और माफ कीजिएगा, सरकारी कर्मचारी जो है वो ठीक है, सरकार के मुलाजिम है, लेकिन जर खरीद गुलाम नहीं है। एक एक तहसील, एक एक ब्लॉक में ड्यूटियां बांटी गई, सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी, बच्चों को घर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सारे रास्ते चलिए सुरक्षा के नाते बंद किए, समझ में आता है, लेकिन जनता परेशान और हलकान हुई। सरकारी मुलाजिमों को वहां पर इकट्ठा करके दावा यह किया जा रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जम्मू के लोग, और खास तौर से मैं अस्थायी कर्मचारियों की बार बार बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने विरोध प्रदर्शनों में खड़े होकर कसमें खाई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ईवीएम के दम पर जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उछल उछल कर दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये देश जो है ये जान चुका है कि सिर्फ जमा जुमानी खर्च से यहाँ के लोगों का भला होने वाला नहीं है। और इस मर्तबा जो चुनाव होने वाले हैं, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन में रार पैदा करने की, लेकिन बावजूद उसके मैं बता दूं आमूल चूल किस्म का परिवर्तन विनोद जी ये देश में आप अपनी पार्टी संभाल लीजिए। सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता ताश की पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। और अभिजीत जसरोटिया जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके कोई भी जो चुनाव होते हैं वो विकास पर नहीं होते हैं, विषयों पर नहीं होते हैं। आप 80-20 की राजनीति करते हो। आप 370, आज खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 370 में हमने संशोधन किया है, हमारी 370 सीटें बनती हैं और एनडीए की 400 से पार। आप मुझे बताइए। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 370 पर कोई मूवी भी आ रही है। देखिए ऐसा है विनोद जी, ये भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई छुप नहीं सकती, हर मुमकिन कोशिश बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कांग्रेस के फूलों से। अब आप समझ सकते हो इनकी दिक्कत समझिए क्या है। दिक्कत ये है कि जब हमारा प्रधानमंत्री चलता है तो पूरी दुनिया उसके साथ चलती है। अब इनके भी जो बाबा जी, राहुल बाबा जी यहाँ पर आए थे, और जब आए थे आपके सामने जम्मू से निकल कर गए थे, कितने लोग उनके साथ थे वो भी आपको भली भांति पता है। ये कहते हैं हमें रोका जाता, भाई उन्हें कश्मीर भी जाने दिया। जैसे कश्मीर पहुंचे उनके साथ कोई था नहीं। फिर उन्होंने एक बैसाखी पकड़ी एनसी की, एक बैसाखी पकड़ी पीडीपी की, और फिर चलना शुरू किया वहां पर। उसके बाद गुलमर्ग पहुंचे, गुलमर्ग में लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा भी किया, वो भी हमें पता है। अब ये रैलियों की बात करते हैं और देखिए आज कितना इनको सीरियसनेस है अपने देश की तरफ बताएं। असम पहुंच गए, वहां पर पहुंच के मुझे बताएं वहां से जब आपने नया वो भारत न्याय अन्याय करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं गए आप? वो क्या आपने चीन को सौंप दिया हुआ, क्या दे दिया उनको? वहां से क्यों नहीं शुरू किया आपने? वो वहां पर क्यों आए आप? इसका कोई कारण है आपके पास? कारण मैं बताता हूं, कारण है जगदीप जी, बराबर टाइम दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। राजीव गांधी मेरे होते आप टेंशन मत लीजिए। रुपया लिया था आपने उस समय भी, जब आपने डूरू वैली, अक्साई चिन, चाबी वैली सौंप कर उसकी चाबी दी थी चीनियों को। तभी तो आज आपको बड़ा डर लगा कि हम अरुणाचल कैसे जाएंगे। वो 100 करोड़ रुपया कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन का वापस ना करना पड़े तो इस समय तो दिक्कत हो जाएगी करने के लिए। तो हम भली भांति जानते हैं, देश भी आपको भली भांति जानता है, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ललकार रैली की आपको बताऊं, सत्य के ऊपर सियासत करती है भारतीय जनता पार्टी, और उस सत्य का प्रतीक है तो जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे यशस्वी आदमी और दुनिया का सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने आज से चंद साल पहले जब आईआईटी, आईआईएम और एम्स की बात की थी तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज उन्होंने बता दिया यहीं से बात की थी और यही पूरा कर जम्मू कश्मीर के लोगों को देने जा रहा हूं। और यही नहीं, जम्मू पूरी दुनिया का एक वाहिद एक ऐसी जगह बनी है जिसके अंदर एम्स भी है, आईआईटी भी है और उसके अंदर आईआईएम भी है। ये जम्मू है। 370 की बात नहीं की। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस पर आपने चर्चा नहीं की। 370 हो गया,
370 अब आप 2024 में उसको बेचोगे? नहीं, पूरी प्लानिंग कर रहे हो आप? मुझे बताएं। आप कह रहे हो कि 370 में फिल्म भी आ रही है, मूवी भी आ रही है। विनोद जी मुझे बताएं, 370 के नाम पर अभी भी इनके नेता, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पीडीपी के नेता अभी भी 370 की लकीर पर बैठकर लोगों को भड़कला रहे हैं, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। ये लोग अभी भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्यों नहीं बननी चाहिए? पिक्चर जरूर बननी चाहिए, लोगों को सत्य तो पता लगे कि क्या है क्या नहीं है। 370 की आड़ में आप लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या पाप किया है हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चियों के साथ। कौन सा बड़ा पाप किया है आपने वेस्ट पाक रेफ्यूजीज के साथ और वाल्मीकि समाज के साथ, जिनको आपने 30 साल अपनी गंदगी साफ कराई है। उन्हें यहां पर नौकरी नहीं करने दी, सिविल केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी करने देते थे, आप भी लोग करने देते थे। तो 370 पे पिक्चर क्या, अब मैं जगदीप जी का पास जाऊंगा। रोज बात होनी चाहिए। जगदीप जी, आज इन्होंने 370 की चर्चा की है और मुझे अफसोस होता है बार बार आपसे ये कहते हुए कि आपने कश्मीरी सियासतदानों को अपीज करने के लिए ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट्स नहीं दिए। ये छोटे से वाल्मीकि समाज, कितने परिवार थे, उनको आपने राइट्स नहीं दिए। गुरखा बरादरी थी कितनी, आप उनको राइट नहीं दे पाए। पाकिस्तान से यासीन मलिक मुशाल को लेके आता है, उसके सारे राइट्स स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हमारी बच्ची बाहर शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर के सारे राइट खत्म कर दिए जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी सियासतदानों को अपीज किया है। विनोद जी, मैं अब आपसे एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे अभिजीत जी की आप टाइम बड़ा मांगते हैं, बराबर टाइम दूंगा। टाइम नहीं मांग रहा, आप बताइए। मैं बैठा हूं ना, चिंता मत कीजिए। कूदते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, दूसरा आदमी जो वहां नहीं बैठा उसकी अब आपको पूरा मौका दिया ना। अगर आप अगले आदमी की बात नहीं सुनेंगे, शाम को डिबेट सुन लीजिएगा, आपको भी पूरा मौका मिला बोलने का, आपके पास है। चलिए अभी बोलिए जगदीप जी। भाई जरा रुकिए, आप जरा आप जी बोलिए। आपके लिए मैं कुछ शेर अर्ज करूंगा जो मैंने खुद। आज शेरो शायरी पे डिबेट नहीं करनी है, मुझे लगता है कि मुद्दों पर डिबेट की जाए, क्योंकि इनको देखिए, शेर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप व्यंग्यात्मक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। चलिए हम उस पर बाद में आते हैं। पहली बात विनोद जी, मैं राहुल गांधी जी पर नहीं गया, ये इनका चिर परिचित अंदाज है। तकनीकी कारणों की वजह से इनकी पूरी आवाज मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो इनका तरीका है बात करने का, लकड़ी की काठी पे चले जाएंगे, घोड़े पे आ जाएंगे, फिर सीता और पता नहीं रेहाना की बात करेंगे, फिर जीप्स के मंगला डैम तो इनका रहता ही है। तो ये कुछ एक बातें हैं जिन पर ये अक्सर बात करते हैं और वहीं तक सीमित है, वहीं तक ये मतलब सीमित रहते हैं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं जरा आर्टिकल 370 पर। विनोद जी, मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा, आज दोबारा कहने जा रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप भी प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए ताकि मैं स्पष्ट कर सकूं। जब यह मुल्क आजाद हुआ, इसे समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं था 535 रियासतों को जोड़कर एक मुल्क में तब्दील करना। वो तमाम रियासतें जो बड़ी थी, जिनकी अपनी सेनाएं थी, उनको किस तरीके से, फिर देखिए प्रिवी पर्स की बात आती है, इसी सरकार ने तोड़ा। केशवानंद भारती के मामले में आते आते इस देश के अंदर कैसे उन रजवाड़ों को इस देश के साथ जोड़कर उनके व्यक्तिगत अधिकारों को खत्म किया गया, लोकतंत्र के छाते के नीचे लाया गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बार बार 65A की आप बात करते हैं, सॉरी 35A की बात करते हैं, मैं आपको पहले बताकर हटा हूं वो संविधान में कहीं है ही नहीं। किस बात पर ये उछलते हैं, किस टूटन की बात करते हैं ये आर्टिकल 370 की, जरा मुझे बताइए। मैंने पहले बोला, जिसका पहला अनुच्छेद ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, कुछ एक लोगों के साथ नाइंसाफी हुई और वी अप्रिशिएटेड कि इनके इस टूटन के साथ कम से कम उनको न्याय मिला। हम इस बात में हमें कोई दो राय नहीं। आप मेरी बात सुनेंगे, सभ्य तरीके से आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने सिंपल सा सवाल कहा था, सिंपल सा सवाल यही मेरा था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए 370 आड़े नहीं आ रहा था, 35 से आड़े नहीं आ रहा था। वाल्मीकि समाज को आपने लाया था, बाकायदा पंजाब से लाया था, जब यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, और आपने वादा किया था कि जो राइट्स जो एक नागरिक जम्मू कश्मीर के मिलते हैं सभी राइट मिलेंगे, वो नहीं मिले। मैं इस पर बात कर रहा हूँ। मैं इसी पे जवाब दे रहा हूँ विनोद जी। आपको मैं समान कह दूं, वो 35A की वजह से था, और 35A जो है वो संविधान में दर्ज नहीं है, 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है। और इस पूरी बात का लबो लबाब ये है कि हमें एक मर्तबा फिर से जम्मू कश्मीर में भारत में विलय को देखना पड़ेगा, अगर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज बात प्रधानमंत्री जी की आमद पर हो रही है। देकर क्या गए हैं जम्मू के लोगों को? जिस एम्स की ये बात कर रहे हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलकर, जरा बताइए कितने स्थानीय लोगों को आपने वहां पर रखा है, कितने लोगों को वहां नौकरियां मुहैया हुई हैं? सारे ठेकेदार आपके बाहर के, जितना खनन माफिया सारा बाहर का, जितना शराब माफिया सारा बाहर का, जम्मू के लोगों एम्स में शराब माफिया का कोई काम नहीं है जगदीप जी। मैंने
ओवरऑल एम्स में दवा दारू वो जो कर रहे हैं विनोद जी? ये शराब से बाहर विनोद निकलता है, जी, ये विनोद ना जी, आपको पहले ये सुन जो वो लीजिए। है आम आदमी अभिजीत जी पार्टी को जरा शराब से रोकिए बाहर 2 नहीं मिनट। निकलती है ये। शराब माफिया, खनन माफिया, ये वही टुन तमाम रहता है के उसी के तमाम अंदर। ठेकेदार इनके बाहर के चलिए, एम्स के चलिए, अंदर अब मैं जितने जवाब- चलिए, मजदूरों को चलिए, रखा गया, जगदीप जी, अब आपने 70% बाहर भारत भारत- ले लीजिए, दिया 7 क्या? मिनट लिए पूरे जम्मू आपने। मैं जम्मू पूछ रहा कश्मीर हूं, के सात मिनट- जम्मू स्टेट कश्मीर हुड के कहां है? जगदीप जी काफी स्टेट टाइम हुड ले की लिया बात आपने। कीजिए, विनोद अब जी हम से सवाल अभिजीत जी पूछिए, से स्टेट हुड का है। अभिजीत जी विलय पर इन्होंने क्वेश्चन स्टेट उठाए हुड की बात हैं जी। पूछिए इनसे, मैं विनोद जी। बताऊं आपको, जी। देखिए बात क्या आती है, अब मैं इनको बताता कहाँ हूँ। है इन्होंने स्टेट कहा, उसका? अभी पूछिए इन्होंने इनसे। बात की, अरे सुन लीजिए ना, अब आपको जगदीप जी, पूरा अब आप सुन लीजिए, सुन फिर लीजिए। तहजीब की बात करेंगे तो ये तहजीब नहीं है जैसे आप बात कर रहे हो। सुन लीजिए बड़े प्यार से, आपको पूरे अदब के साथ सुनाता हूँ आपको बातें में, और सुनिएगा। आपको उसमें मिर्ची जरूर लगेगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपने बात की कि यहाँ पर रजवाड़ों की रियासतें थी, उसको जोड़ना कितना मुश्किल था। मैं आपको उसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये भी मैं आपको नया नॉलेज देने जा रहा हूँ, जो आपको राहुल गांधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं मिलेगा। आपको पता है कि बाकी सभी रियासतों को जोड़ने का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, इतना तो आप मानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का स्पेशली सिर्फ और इकलौता चार्ज आपके नेहरू जी ने अपने पास रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें राजनीति करनी थी, इसीलिए रखा गया था। अगर यह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता तो ऐसा काम कभी भी ना होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस देश के 2 टुकड़े होते, और ऐसा कभी भी ना होता। कितने मासूमों की जिंदगी चाहती। और जगदीप जी, जरा उस मंजर को याद कीजिएगा, जब कटी हुई ट्रेन अमृतसर से आई थी, मेरी आंखों में अगर मैं बात करूंगा 5 मिनट तो अभी आंसू आ जाएंगे कि उस ट्रेन के अंदर जो बच्चे काटे गए, जो माएं काटी गई, जो लोग काट कर यहां पर भेजे गए, तो उसमें ऐसा मंजर था जिसमें माताओं के स्तन काट दिए गए थे और छोटे छोटे बच्चे वो दूध पीने के लिए बिलख रहे थे। ये थी नेहरू जी की देन। पूछिएगा जरा उनसे, कैसी बातें करते हो आप? आपको ये बातें शर्म नहीं आती बात करते हुए कि किनकी बात कर रहे हो आप? कितने लोगों ने लहू बहाया नेहरू जी ने अपनी एक कुर्सी के लिए? किस तरह की बातें करते हो आप? देश के विलय की बात करेंगे ये लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। जी विनोद जी, जगदीप जी, इन्होंने यह लगाया है कि टू नेशन थ्योरी, या जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो पाकिस्तान बढ़ा है एक दिन पहले, वो एक दिन बाद, वो सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू के कारण हुआ है। सत्ता के विनोद जी, लालच में आकर के उन्होंने जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का। जी विनोद जी, जी। मैं बोलूं अब? जी बोलिए। पहली बात, मैं अभिजीत जी को साथ समान आज एक बात कह दूं, शब्दों का ध्यान रखें, मर्यादा में रहकर बात करें। जब हम लोग किसी डिबेट में बैठते हैं, मैंने पहले भी कहा, किसी राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सलीके से बात करें। आज मैं आपके इस मंच से एक चुनौती दे रहा हूं अभिजीत जी को, और मैं बड़े दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं विनोद जी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। इनका मैंने पहले भी 2 मर्तबा झूठ जो है वो आपके सामने रखा था। आज मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये साबित हो जाए कि जम्मू कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास रखा था। सरदार वल्लभ भाई का पटेल जी का खत संख्या याद रखिएगा और इसे रिकॉर्ड कीजिएगा। मैं प्रूफ दूंगा कि जम्मू कश्मीर का विषय नेहरू जी का तैयार हो जाइए छोड़ने के लिए। मैं आपको प्रूफ दूंगा, ये पूरे चैनल पे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का विषय नेहरू जी ने अपने पास रखा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मना किया गया था कि इसमें आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। आई गिव यू प्रूफ फॉर इट। चलिए, प्रूफ दूंगा, याद जगदीप जी, रखिएगा। इनका कहना है, पीछे मत हटिएगा। जगदीप जी, मैं नहीं चाहता कि आप सियासत छोड़ें। कांग्रेस को आगे ही कोई बचा नहीं है, कांग्रेस में आप भी चले जाएंगे तो बचेगा क्या उनके पास? लेकिन कम से कम ना अभिजीत जसरोटिया कभी हवा में बात नहीं करता, तथ्यों पे बात करता है, तथ्यों पे। सिर्फ गलतफहमियां पैदा देखिए करते हैं। जगदीप विनोद जी, बात करने दीजिए। जगदीप जी, आपने जसरोटिया जी की बात सुनी कि वो प्रूफ देंगे आपको, और साथ में ये भी प्रूफ कह देंगे विनोद जी मुझे? जी। इनकी समझ कितनी है जो मुझे प्रूफ देंगे? आपकी समझदारी और राहुल गांधी की समझदारी, आप ही को मुबारक है जनाब। आप बनाए आलू से सोना, हमें पता है सोना कहां से आता है। हमें आपकी और राहुल गांधी की समझदारी पे कोई शक नहीं है, ना इस देश को शक है। हमें कोई शक नहीं है। He had explicated his point, let me finalize it. जी। मैं चुनौती दे रहा हूं, एक बात सुन लीजिए पहले। मैंने सुन कहा तो ना लो, कि फिर उनके जवाब पास देना। कोई बचा नहीं है, सारे तो भाग गए। आप भी चले जाओ जगदीप जी, तो उन बेचारों को बचाएगा कौन? मैं चाहता हूँ आप वहीं रहे, लेकिन प्रूफ मैं फिर भी दूंगा। क्या तरीका है आपका? प्रूफ मैं आप बात सुन ही नहीं रहे। विनोद जी मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो 2-3 मिनट मुझे देने हैं, मुझे सलीके से बात रखने दीजिए, और इनको मैं अनुरोध करूंगा अभिजीत जी को, 2-3 मिनट तो मुझे दे दो भाई, मैं वहां नहीं हूं। मैं दोबारा कह दूं, ये सबको चैलेंज कर सकते हैं। अमित शाह, सुनो, अमित शाह साहब ने ये बात बोली थी, अब बोलने दो भाई। अमित शाह साहब ने देश के सदन में खड़े होकर ये बात बोली थी, लेकिन खुद शाह साहब भी
पटेल साहब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पटेल साहब का लिखा खत है संख्या नंबर 111, निकाल कर देख लीजिए। और ये किताब लिखी है दुर्गादास जी ने, जिसमें संकलन है 10 खंडों में पटेल साहब के तमाम खतों का। उस खत में वो लिखते हैं कि 1.5 साल हो गया हमें ये युद्ध लड़ते हुए, हम इस युद्ध को और नहीं खींच सकते। आप क्या बात करते हैं, कितना झूठ बोलेंगे कि नेहरू जी ने अपने पास रखा था कश्मीर को, कितना बरगलाएंगे लोगों को। और दूसरी बात विनोद जी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अक्सर ये 370 पर बात करते हैं, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक दिन एक डिबेट रख लीजिए, अभिजीत जी को बुला लीजिए, पर्टिकुलरली 370 पर डिबेट रख लीजिए। इस देश के, इस समाज के और इस प्रदेश के लोगों को सच और झूठ का फर्क पता लग जाएगा। जिस 370 के नाम पर ये सियासत करके अपने सियासी मफादों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लोगों के सामने लाना जरूरी है विनोद जी। ये झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। कभी ये कोड, फ्लैग कोड की बात करते हैं, आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। आज ये बात कर रहे हैं नेहरू जी को, क्योंकि जो इनके बड़े नेता बोलते हैं वही ये बोलते हैं। एक बार वेरीफाई तो कर लो भाई साहब। जी 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 पटेल साहब के बिल्कुल। लिखे को आप कैसे टाल दोगे, मुझे बताइए। पटेल साहब के बोलूं लिखे मैं को कैसे आपका टाल थोड़ा दोगे? सा सभ्यता से। जी मैं अगली बार आपके सामने वो खत लाके रखूंगा, फिर क्या जवाब देंगे ये? बताता हूँ आपको। मुझे बताइए क्या जवाब देंगे? जी अभी मैं अभी अभिजीत जी से पूछता हूँ। जी अभी आपको मैं बताता हूँ, एक क्या जवाब और देंगे? सत्य आपको बताता हूँ जो सच है। जी। क्या आपकी बात है तरह यार, राहुल ऐसे गांधी यूनिवर्सिटी लोगों को का नहीं है, बेवकूफ सच बनाना बताता हूँ। छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। 370 को लेकर अभी भी आज आप लोग कुछ नहीं जो देखे गए पीटे जा माननीय रहे हैं। प्रधानमंत्री। अरे सुन लीजिए ना ना जगदीप जी क्या अस्थायी कहते हैं। कर्मचारियों को कुछ जगदीप मिला, जी, ना इस जगदीप देश जी, के आप मुख्य सुन लीजिए। कर्मचारियों की को बात अस्थायी- करें, कर्मचारी भी आप ही तो के करके किए क्या हुए गए विचारों जरा को मुझे जो बताइए ना। षड्यंत्र है, जिनके कारण ये भुगत रहे हैं। आपको 30 साल रोया है उन्होंने सरकारी आपको, लेकिन मुलाजिमों को इंसाफ आप नहीं रैली देगा में तो बुला भारतीय के जनता पार्टी देगी। अपना 30 परचम साल को काटने की आपने कोई कोशिश कर इंसाफ रहे नहीं हैं। दिया इनको। 800 रुपए पे इनसे नौकरी करवाई है, 20 साल 30 साल। आपने क्या बातें करते हो, आज कहां से आप इनके सगे बन गए? 370 को लेके भी जरा याद कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ेंगे मैं आपको भेज दूंगा। 370 मुझे बताएं आप कि जब भेजिए 370 मत, नाफिज अगली बार किया आ गया जाइए, था, आप भी आ कौन सा जाइए, लोअर लेके हाउस दस्तावेज था, मैं भी आ कौन जाता से हूं। अपर हाउस फिर में देख गया लेते था, हैं। कहां पर दूध का उसकी दूध और पानी डिस्कशन का हुई पानी हो थी, जाएगा। किसने उसके ऊपर मोहर अभिजीत जी, लगाई मत थी? बोलिए केवल झूठ। और उस केवल खुदा को, उस केवल और परमात्मा केवल को जान नेहरू जी देनी ने है। शेख अब्दुल्ला जी के कहने के ऊपर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारे सिर जी। पर 370 लाद दिया था। जाके देख लीजिएगा। और जिस तरह से हमारे को इससे निजात कहां दिलाई पहुंच गई गए है, अब आप शेख अपर अब्दुल्ला हाउस, साहब पे लोअर पहुंच हाउस, गए? उसके पहले बाद नेहरू जी वाली प्रेसिडेंट बात तो पूरी कर के लीजिए। पास पहुंचा गया। 148 और जिस करोड़ शेख लोगों ने अब्दुल्ला इसमें की मोहर बात कर लगाई रहे है। हैं, अब आपको उसी सत्य ने नहीं अपने पता तो लोगों मैं के क्या साथ कर खड़े सकता हूं? होकर मैं डकोटा समझ जहाज सकता को हूं पहली बार आपको टांग कहां के से दिखाकर आपकी नीचे वो जो उतारा ज्ञान था। की क्या गंगा बात कर रहे हैं? राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से बहती है, मुझे पता है कहां से बहती है। आ जाइएगा 370 पे भी, कभी आपके ये अरमान भी पूरी कर देंगे। फिलहाल वो फ्रैक्चर वाली उंगली ठीक हो गई है, उसका फायदा उठाएं, शरीर भी ठीक है ठीक हो चुका विनोद जी, होगा। मैं अनुरोध करूंगा अगली डिबेट आप 370 पे रखिए, बुला लीजिए अभिजीत जी को। जी जी। लेकिन जगदीप दूध जी का अब दूध और पानी का पानी हो अब जाएगा। 370 की जब आप बात करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं ना आप पर कि यूनिलैटरल मैं- सीजफायर क्यों किया गया, यूनाइटेड नेशन में आप क्यों चले गए? जवाब विनोद पूछते हैं जी, लोग। इस पर मैं दे रहा हूं जब ना जवाब आपने आपको। सारा, मुझे- आपकी सेना ने सारा ऑक्युपाई कर लिया था, फिर वो सेना को वापस क्यों आया? यूनाइटेड सीजफायर क्यों कर दी? यूनाइटेड नेशन में आप चले क्यों विनोद गए? जी, विनोद जी मैं जवाब दूं आपको? विनोद जी अभी मैं टाइम उत्तर नहीं दूं? है। अब नेक्स्ट डिबेट में हम 370 एक पर मिनट चर्चा में दे करेंगे दीजिए, और फिर एक हम मिनट तो देंगे, विलय पर भी एक उसमें मिनट ही तो चर्चा देंगे। करेंगे। तुझे एक इस मिनट देंगे बाजार आप। का विनोद दस्तूर जी, मैं एक बता मिनट। नहीं जी। सकता। बिक एक गया मिनट जो मांगूंगा। खुद वो खरीदार पहली हो तो नहीं बात, सकता। यूनाइटेड जाके जगदीप जी, नेशन मैं- में आपके नहीं राष्ट्रीय जाते तो कांग्रेस कहां के लिए। जाते? नागपुर जग- हेडक्वार्टर जाते। जी। जब 3 देशों की बात थी तो यूनाइटेड नेशन जाना था। और जिस आप गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हो, वो अंग्रेज अफसर स्कॉट ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया। तब जी। तो अभी भारतीय सरकार वहां पहुंची नहीं थी। क्या जी। बात कर रहे हैं ये लोग? किस तरीके के चलिए, लोग? चलिए, लास्ट चलिए, विनोद जी, चलिए, चलिए, मैं चलिए, आपको बताता हूं सब- ना, एक लास्ट इतिहास को कुछ पढ़ रहे हैं ऐसे, पहले कुछ से। सुन लीजिए चलिए, शेर एक चलिए, जाते सर। जाते, कुछ ऐसे सर। भी मंजर हैं तारीख की नजरों में कि जी। लम्हों ने खता खता की की और सदियों ने सजा पाई। चलिए अभिजीत जी, कर्सी नेहरू जी। अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और संबोधन में जो कहा कि परिवारवाद से आज़ाद हुआ है जम्मू कश्मीर, परिवारवाद के चुंगल से प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी दीवार थी। जो प्रदेश का विकास नहीं हो रहा था वो 370 थी। और उन्होंने कहा है कि अब नहीं आती है बंदूक की खबर, अपहरण की, अगवा की, अब आती है। स्कूल खुले हैं, बाजार खुले हैं, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए हैं। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।